आपके पास जमीन का कब्जा है, आप कब्जा किए हुए हैं जमीन को और आप जो है जमीन का नया खतियान बनाना चाहते हैं तो आपका नया खतियान जो है बनेगा। अब है कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। मान लेते हैं किसी का जो है जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, जमीन का उसका जो है रसीद नहीं कट रहा है, दाखिल खारिज नहीं है इसका मतलब है जमीन का रसीद भी नहीं कट रहा है। तो अगर जमीन का रसीद नहीं कट रहा है तो क्या होगा उसके साथ, क्या उसका जमीन का नया खतियान बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर आपके पास दाखिल खारिज से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं भी है, लेकिन एक ऐसा दस्तावेज देना होगा जिससे ये साबित हो सके ये जमीन आपकी है। अब जमीन आप दूसरे का कब्जा करके रखेंगे, आपके पास कोई सबूत नहीं होगा तो आपके नाम से खतियान कैसे बन सकता है? खतियान तभी आपके नाम से बनेगा जब आपका कब्जा है और आपके पास ऐसा कोई भी कागजात है जिससे ये साबित हो कि प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखें सवाल है सर दाखिल खारिज नहीं हुआ है और सर्वे में केवाला जो है यहाँ पर जमा हो गया है, तो खतियान बनने के बाद जमाबंदी कायम होगा। देखें जमीन का अगर खतियान बन गया नया खतियान तो उसके बाद जमाबंदी भी कायम होगा और साथ में जमीन का रसीद भी आप कटा पाएंगे, यानी सरकार को जो भी आप कर देंगे तो उसका स्लिप आपको मिलेगा। तो जमाबंदी भी कायम होगा, रसीद भी कटेगा, सारा प्रक्रिया होगा, दाखिल खारिज भी होगा। यानी अगर आपका केवाला जो है वो जमा हो गया है तो अब आपके नाम से जमीन का नया खतियान बनेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो जमीन का टुकड़ा है उनके पास केवाला है और उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, दाखिल खारिज जो है में समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो कानूनी तौर पर अगर आपके पास जमीन का कब्जा है और साथ में जमीन का केवाला है तो भी आप अपने नाम से जमीन का खतियान बनवा पाएंगे। भूमि का सर्वे आपके नाम से होगा और अगर भूमि का सर्वे आपके नाम से होगा तो आपके नाम से जमीन का नया खतियान भी बनेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी इस प्रकार से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कानून की 99 के कमेंट बॉक्स में जाना है, समस्या लिखना है। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके सवाल का भी जल्द से जल्द जवाब दे सकें। अगर आप कमेंट किए हैं लेकिन आपका सवाल नहीं आया है तो आप प्रयास करें, एक बार फिर से जरूर कमेंट करें। जमीन मालिक किसी जमीन के हिस्से को बिक्री कर देता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, यही व्यक्ति यही जमीन दूसरे को बेच देता है, तो प्रथम खरीदार और कब्जेधारी को हम क्या मानेंगे? अवैध कब्जा, प्रतिकूल कब्जा। तो देखें यहाँ पर जो है सबसे पहले कि ये देखें ये जमीन का टुकड़ा है। अब जमीन का जो मालिक है, इस जमीन का मालिक क्या करता है? ये जो है एक तरह से जमीन बिक्री कर देता है, बेच देता है, लेकिन उसको रजिस्ट्री नहीं करता। मान लेते जमीन मालिक इसको क्या किया, बेच दिया। अब बेचने के बाद जो है ये कैसे समझा जाएगा कि जमीन बिक गया? ये तभी समझा जाएगा जब इस जमीन का रजिस्ट्री हो। अगर इस जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ तो ये जमीन यानी दूसरे को नहीं बिका है, तो जमीन तो दूसरे को बेच देता। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि देखें प्रथम खरीदार जो है, पहले जो खरीदार हैं और जो कब्जाधारी हैं, ठीक है, अब एक तो कब्जा कर लिया, खरीद लिया जमीन को और उसके बाद क्या किया, उसको कब्जा कर लिया या कब्जा कोई और है, तो उसको क्या मानेंगे? अवैध कब्जा, प्रतिकूल कब्जा। देखें अभी लंबे समय से है ना, अवैध कब्जा कहें, प्रतिकूल कब्जा कहें, बिना कागज का आपका वो प्रॉपर्टी अवैध ही है। अगर आप 12 साल से अधिक समय से उस जमीन पर हैं तो प्रतिकूल कब्जा का आप दावा कर सकते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उस एग्रीमेंट के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। इसलिए कि एग्रीमेंट हुआ, जमीन आज तक आप कब्जा किए हुए हैं, इससे क्या साबित होता है कि जमीन उन्होंने बेचा है लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। तो इसलिए जो है यानी बीच में अगर आपका एक तरह से
कोई भी डील फाइनल होता है तो एग्रीमेंट बेहद जरूरी है, ताकि उससे ये साबित होता है कि एक दूसरे के बीच में समझौता हुआ है। अब कोई मुकरेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सवाल है सर, मेरा सिविल केस 2017 से चल रहा है, फर्जी रजिस्ट्री 1989 को कैंसिल कराने का। केस से सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, सारे एविडेंस कोर्ट जो है यहाँ पर गवाही सब पूर्ण है। कोई प्रतिवादी 2017 में केस में जो है जिला न्यायालय में आया नहीं, फिर भी कोर्ट जजमेंट वादी के पक्ष में नहीं कर रहा है। क्या कारण हो सकता है, क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन करें। देखें, इसके लिए तो आपको अपने वकील से बात करना चाहिए कि मान लेते हैं या देखें किसी कारणवश जो है सारा पूर्ण है, लेकिन जो प्रतिवादी है वो 2017 में के केस में जो है जिला न्यायालय में नहीं आया। अब नहीं आया तो फिर भी कोर्ट का जजमेंट तो वादी के पक्ष में होना ही है, इसलिए कि मान लेते हैं कोई अब वो सारा प्रक्रिया अगर पूर्ण हो चुका है, सारा जो एक तरह से एविडेंस कोर्ट गवाही सब पूर्ण है, तो जजमेंट तो मान लेते हैं दोनों को देखने के बाद जो फैसला होता है उसी प्रकार से दिया जाता है। अब लगता है कि नहीं इस केस को खारिज कर दिया जाए तो खारिज भी कर दिया जाता है। तो आप अपने वकील से जाके एक बार पूछें कि आखिर आपका यहाँ पर जब वो जो व्यक्ति है वो नहीं आया, या हो सकता है कि उनके द्वारा जो एक तरह से आप कह सकते हैं ऐसा होगा कि वक्त मांगा गया होगा, समय मांगा गया होगा, या कुछ कारण जो है वो बताया होगा, तो ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या एक तरह से इंफॉर्मेशन लगाए गए हैं, इसकी जानकारी आपको अपने वकील के माध्यम से ही लेनी चाहिए, ताकि वहाँ पर आपका फाइल में क्या लगा हुआ है, आखिर जो है एक तरह से आपका क्या मामला है, सामने वाले ने जो है क्या दलीलें दी है, या सामने वाला आया ही नहीं। तो ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं सामने वाला पहल करना छोड़ दे तो वो फैसला एक पक्षीय वादी के पक्ष में चला जाता है, और ना तो अगर लगता है कि ये केस जो है वो सही नहीं है तो केस खारिज भी हो जाता है। जब बेटी और दामाद अपने ससुर और सास की सेवा करे तब उनको यानी बेटी को जो है पिता की जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए। ये बेटी जो है यहाँ पर विधवा जो है डाइवोर्स हो सकता है, किसी कारण से अपने पिता के घर जो है यहाँ पर बैठ गई हो तब हिस्सा मिलना चाहिए। देखें क्या होता है कि जब बेटी दामाद जो है अपने ससुर और सास की सेवा करे तो बेटी जो है उस परिवार की उत्तराधिकारी है, तो बेटी जो है बेटी को पिता की जायदाद में हिस्सा तो मिलना ही तय है। लेकिन बेटी अगर विधवा हो जाए, डाइवोर्स हो जाए तो भी हिस्सा मिलेगा। किसी कारण से पिता के घर जो है बैठ गई हो तो भी हिस्सा मिलता है। ये बात को आप समझ लें, इस कानूनी तरीके को आप जान लें। अभी कानून ये है कि अगर पिता की संपत्ति है तो एक बेटा का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक बेटी का भी है। कानूनी अधिकार एक बेटा और बेटी का अधिकार बराबर है। सर मेरे प्रश्न है कि सिविल न्यायालय में टाइटल सूट चल रहा है। मेरे जो है परदादा के नाम से खतियान 1932 का है और मेरे दादाजी के नाम से जो है यहाँ पर लगान निर्गत हो रहा है। दूसरे के नाम से सिकमी खतियान जो है बना है जो सिर्फ खतियान दिखा रहा है। अब कोर्ट में विटनेस गवाह की जरूरत है, मगर गांव के आदमी गवाही देने से डरते हैं। अगर इस पक्ष में गवाह देंगे तो दूसरे पक्ष नाराज होंगे, इस प्रकार बोलता है। क्या करें, उपाय बताएं। देखें सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका जो एक तरह से सिविल में, ठीक है, सिविल में जो है अगर टाइटल सूट चल रहा है तो दादा के नाम से अगर मान लेते खतियान है, अब दादा के नाम से जो है लगान जारी हो रहा है, दूसरे के नाम से सिकमी बन गया है जो सिर्फ खतियान दिखा रहा है, तो इसमें देखें होगा क्या। अब गांव के आदमी की गवाही देने में जो डरता है तो परिवार का सदस्य है, अगर मान लेते हैं भाई है, चाचा है,
इनको कम से कम पहले तैयार कर लें। उसके बाद कुछ ऐसे पक्ष हैं मान लेते हैं जो लगता है कि वो आपके फेवर में हो, उनको आप तैयार कर लें, अपने वकील से बात कर लें। अब गांव के कुछ वो लोग हैं जो डरते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वैसे भी लोग हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग जो है अगर वो सपोर्ट में हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं। यानी जो हिस्सेदार हैं, कानूनी तौर पर अगर आपके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास अधिकार है, तो वो कानूनी अधिकार लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यहां पर ये होता है ना कि जो जमीन है और जो कागजात है, खास करके खतियान के मामले में वो साफ साफ दिखता है कि जमीन का खतियान किसके नाम से है और सिकमी खतियान किस आधार पर बना। क्या ये सिकमी खतियान रहना चाहिए या एक तरह से ये सिकमी खतियान का अधिकार अब खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए भी नियम है, कानून है। बहुत सारे लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सिकमी खतियान होता क्या है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। डिटेल से समझ पाएंगे कि आखिर जिसके पास भी सिकमी खतियान है उसका कानूनी अधिकार क्या है। सवाल है, दो भाई का मौखिक बंटवारा 40 साल पहले हो गया है। छोटे भाई रोड के किनारे यानी आगे है और आज दावा कर रहा है कि हम भी आगे रहेंगे। बार बार 144 लगा रहा है। देखें, जो कोई भी जो जमीन है यहाँ पर मान लेते हैं उसका बंटवारा ठीक है। अब ये जो देखें, ये जो है अब यहाँ पर आगे से जो है ये कह सकते हैं सड़क है ना, यानी सड़क है। अब यहाँ पर जो है कि मौखिक बंटवारा हो गया था, अब छोटा भाई रोड के किनारे है यानी आगे है, तो यहां पर कह सकते हैं कि छोटा भाई है, इधर जो है वो बड़ा भाई है। अब बड़ा भाई अब जो है वो दावा कर रहा है कि नहीं हमको सड़क के किनारे चाहिए। बंटवारा क्या है? मौखिक। पोजीशन के हिसाब से दोनों भाई का मकान बना हुआ या नहीं बना हुआ? बना हुआ। तो ये एक सबूत है। अब देखें, छोटा भी मकान बना लिया, बड़ा भी मकान बना लिया, छोटा का भी परिवार रह रहा है, बड़ा का भी परिवार रह रहा है। अगर वो जमीन पर आप नहीं रह रहे हैं, वो जमीन पर आपका मकान नहीं बना हुआ है और बंटवारा मौखिक है, तब तो फिर आपका बंटवारा अब ऐसे होना तय है कानूनी तौर पर। इसलिए सड़क है तो दोनों भाइयों को समान अधिकार है। लेकिन अगर ये जमीन पर आप रहते हैं, मौखिक बंटवारा हो गया था, मकान बनाकर रह रहे हैं और यहां पर छोटा भाई के आगे सड़क है, तो ये दावा करना आसान होता है कि बंटवारा हुआ था, मौखिक हुआ था, हमने घर बनाया, उस मकान में हम और हमारे परिवार, हमारे बच्चे रहते हैं। और पीछे जो है वो बड़े भाई ने भी मकान बनाया, उनका भी परिवार, उनके भी बच्चे रहते हैं। और अब जो है दावा करना ये गलत है, इसलिए कि अब यहाँ पर पूरा मकान हमको तोड़ना पड़ेगा। परिवार है, भाई था, इसलिए हमने बंटवारा मौखिक तौर पर ही किया। देखें, बरगलाना भी आसान है और सच जो है वो दिखता है। अगर आपका घर बना हुआ है तो वो दिख रहा, आप खेती कर रहे हैं, जमीन खाली है, अब उसमें अगर ठीक है आप खेती कर रहे हैं, आपका पोजीशन जो है ऐसे ही है, लेकिन बंटवारा मौखिक है, कोई दावेदार जो है ये कह सकता है कि हमें भी सड़क के साइड जो है चाहिए, तो फिर से मौखिक बंटवारा है, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्री रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जब रसीद जमाबंदी फर्जी हो, डीसीएलआर एडीएम साहब के यहाँ फर्जी रसीद को रद्द कर दिया गया, ठीक है, तो क्या होने वाला रजिस्ट्री को रोका जा सकता है? देखें, आप जाकर अगर ये जो जमाबंदी की बात है ना, जमाबंदी फर्जी है, तो ये जो रद्द कर दिया गया है अगर, तो उसका नकल तो जजमेंट का तो नकल होगा। मान लेते हैं जो एडीएम कोर्ट का जो जजमेंट है, कोर्ट का जो भी जजमेंट है, फैसला है, उस फैसला का नकल आपके पास होना चाहिए। अब फैसला का अगर आपके पास नकल है कि उसको फर्जी करार दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? निबंधन कार्यालय जाएंगे, वहां पर जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है? आवेदन दे देना है, ठीक है, कि इसको रोकना है।
अब है कि वो भी वेरीफाई सही तरीके से करेंगे कि देखेंगे किसी प्रकार, देखें रजिस्ट्री को अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना आपके पास कोई ऐसा जजमेंट है, तो फिर आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कि जमीन का जो खरीद बिक्री है ना, उसमें ये देखा जाता है जो व्यक्ति बेचने आ रहा है उसके नाम से प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अब उसके पिता के नाम से भी है तो भी प्रॉपर्टी बिकेगा, उसके दादा के नाम से उसकी पैतृक संपत्ति है तो भी प्रॉपर्टी बिक जाता है, जमीन की रजिस्ट्री होती है। आगे का प्रक्रिया जो एक तरह से होता है वो दाखिल खारिज के समय होता है। तो रजिस्ट्री अगर कोई व्यक्ति फर्जी जमाबंदी कराकर और फर्जी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कागजात दिखाकर अगर कर रहा है तो उसके लिए आप एक आवेदन लगा सकते हैं, और आवेदन में अगर लगेगा कि नहीं सब कुछ यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जालसाजी का जो है जालसाजी किया जा रहा है, तो फिर उस पर जो है स्टे लगाया जा सकता है। सर एक सवाल कितना बार पूछते हो गया है, आप जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल आज आपका जवाब आ गया है। सर मैं झारखंड जो है पलामू का रहने वाला हूँ। सर मेरे दादाजी 4 भाई थे, उसमें से एक भाई ने जमीन बेची, बट वो जो जमीन खरीदा उसने सब जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पे मेरे दादाजी ने केस भी किया। डिग्री भी मेरे दादाजी का हो गया, 1996 की बात है, लेकिन वो जो है आगे अपनी अपील कर देता था क्योंकि मेरे दादाजी के पास केस लड़ने को पैसे नहीं थे। जमीन बेच के केस लड़ रहे थे, दबंग आदमी था उस टाइम। सर अभी मैं जो है देख रहा हूं कि रजिस्टर 2 में मेरे दादाजी के नाम से बहुत जो है बट सर्वे में से वहां पर जो है एक तरह से किए तो देख रहा है कि उसके सब जमीन अपने नाम करा लिया है, जो नया एक तरह से खाता खुला लिया। बट मेरे दादाजी 3 भाई ने जमीन बेचा ही नहीं है, तो ये आदमी जो है यहाँ पर खाता कैसे खुलवा लिया। बहुत ज़्यादा जमीन यहाँ पर जो है बेच भी दिया। अब हम जो है क्या करें, मेरे पास केबाला भी है, केस डिग्री हुआ था, सब डॉक्यूमेंट है। अब हम क्या करें, यहाँ चाहिए देखें इतना बड़ा फ्रॉड कैसे। देखें अभी इस बात को समझ लें कि जमीन का जो भी है ये, इसमें मान लेते हैं सारी जमीन मौजूद है। अब इस जमीन को वो व्यक्ति क्या किया है, अभी उसके नाम से जमीन का खाता खुल गया है या खुला है, तो आप सोचेंगे कि उसके खिलाफ FIR करा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। उस पे धारा 144 लगा देंगे, मान लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, है ना, जो कि अभी वर्तमान में जो BNS की धारा 163 है। तो ये कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। यानी अभी आपको करना पड़ेगा जो है टाइटल का ही दावा। जितने भी उत्तराधिकारी अब कहेंगे कि फिर यही करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आपके पास मान लेते हैं केस का जो डॉक्यूमेंट है, वर्तमान में जो जमीन का खतियान नया बना, जो वो अपने नाम पर करा लिया, उसको रद्द करवाना पड़ेगा। यानी उस व्यक्ति को दिखाना होगा कि ये खतियान उसके नाम से कैसे बना है, उसके प्रॉपर कागजात उसको देने होंगे। नहीं है तो जमीन उसके हाथ से चली जाएगी। करना क्या है आपको कि आप जो है यानी सिविल अपील में जा सकते हैं, और जितने भी हिस्सेदार हैं जिनका भी जमीन जो है दूसरे के नाम से हो गया है, सभी का नाम जो है एक तरह से दर्ज होगा, और आप एक केस फाइल करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, उसके खतियान को रद्द करवाने के लिए, जो नया खतियान वो बना है, और उससे ये जवाब मांगने के लिए कि नया जो खतियान उसके नाम से हुआ है वो खतियान किस आधार पर हुआ है। ये अब जो सर्वे विभाग है उनसे भी रिपोर्ट मांगा जाएगा। देखने के बाद पता चलेगा कि ये कुछ ही जमीन को खरीदा है, बाकी जमीन जो है जानबूझकर गलत तरीके से अपने नाम पर करवा लिया, तो इसका ये खतियान में जितना भी प्लॉट दर्ज है सारा रद्द हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। सबूत के तौर पर आपका जो विवाद पहले भी हुआ था वो डॉक्यूमेंट का भी नकल आप लगा सकते हैं कोर्ट में। सवाल है क्या कोर्ट के दौरान प्रॉपर्टी को बेचना वैलिड होगा या अनवैलिड होगा। देखें अभी ये एक बड़ा सवाल है, और इसके बारे में अगर आप ये जानें
तो इसमें क्या होता है कि विक्रेता और एक हो गया क्रेता। अब यहां पर प्रॉपर्टी को बेच दिया विक्रेता ने, लेकिन फैसला जो है यहां पर फैसला विक्रेता के पक्ष में है, विक्रेता के पक्ष में है। तो फिर यहां पर खरीदने वाले को क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। विक्रेता जमीन बेच दिया, विक्रेता के पक्ष में फैसला आया, विवाद किसी और से हो रहा था, क्रेता को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो केस के दौरान अगर मान लेते केस चल रहा, बेचने वाले के पक्ष में फैसला हुआ, अगर बेचने वाले के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो वो सेल डीड उसी दिन कैंसिल हो जाएगा, उसी दिन रद्द हो जाएगा। तो इसलिए कानून तो ये कहता है कि वो केस चलने के दौरान प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए कि अभी सिस्टम जो है उतना डिजिटल नहीं हुआ है कि प्लॉट नंबर डालते ही पता चल जाए कि इस पर केस चल रहा है। जब दो पार्टी के बीच में केस चल रहा है, इस बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को बेच दे तो क्या सेल डीड वैलिड माना जाएगा? अगर उसका सेल डीड कोर्ट से निरस्त होने के बाद थर्ड पार्टी से खरीदने वाला अपना पैसा का दावा किस पर कर सकता है? जिसने बेचा उस पर या जिसका प्रॉपर्टी है उस पर। देखें, प्रॉपर्टी है उसको क्यों दावा करेगा? जिससे वो खरीदा है उस व्यक्ति का जो नाम है, पैसा का दावा उसी से किया जाएगा। पैसा तो वही चुकता करेगा जो प्रॉपर्टी को बेचा है। अब जो प्रॉपर्टी को बेचा ही नहीं है वो पैसा कहां से चुकता करेगा? तो ये पैसा उसी को चुकता करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।